आने वाला जो समय है वो भारत का है, इस सोच पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान बहुत सुरक्षित हाथों में और बहुत बढ़िया तरीके से प्रगतिशील चल रहा है। आप क्या कहते हैं कि नौकरी का मतलब नौकर, तो क्या ये सोच बदलने का समय आ चुका है? लेगेसी बिल्ड करने के ऊपर इंडियन एंटरप्रेन्योर और इंडियन यूथ खड़ा हो चुका है। मुझे लगता है कि जब आप मालिक वाली सोच रखते हैं उसमें बेईमानी, कामचोरी ये कभी नहीं आते। आपको पता है जो भी मैं इसमें करूंगा इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे पास ही आना है। तो आप क्या बेईमानी करेंगे, आप क्या चोरी करेंगे? अच्छा, आप क्या कहते हैं, हमेशा शुरुआत थोड़ा कम से करनी चाहिए या फिर बड़ा सोचना चाहिए? शुरुआत तो कहीं से भी कर देनी चाहिए। तो आप ये कहते हैं कि लाइफ में कामयाबी के लिए एक बार बुरा होना ज़रूरी है या फिर आपके बुरे हालात होना ज़रूरी है? बुरे हो या ना हो, लेकिन आप एक बार तो उस ट्रैप में आओगे। जब आप अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे हैं तो क्या वो हटकर होना चाहिए? इफेक्ट करता है कि आपका बिजनेस इससे भी बूम करेगा? इसके पीछे एक स्टडी है, बिकॉज ये ऑल साइंस है। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर इस तरह की बातें करते हैं तो यूथ को लगेगा कि ये सब चीज़ें इतनी मैटर करती हैं। मतलब यूजुअली आजकल जब आगे लोग बढ़ रहे थे, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसमें लोगों को लगता है कि ये सब एक पाखंड जैसा है, बट आप कह रहे हैं कि इट वर्क्स। एब्सोल्युटली वर्क, इट 100% वर्क। मैं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आने वाले दिनों में भारत तरक्की करेगा और भारत की तरक्की के पीछे होगी भारत की आबादी। चाइना जैसे देश की जब हम बात करते हैं तो चाइना जैसे देश में जो वहाँ की आबादी है वो वहाँ की स्ट्रेंथ है, लेकिन भारत में यही आबादी अभी भार बनी है। लेकिन अगर इसी आबादी का यूटिलाइजेशन हो तो आप समझिए कि भारत कहाँ तक पहुँच सकता है। और आज भारत की आबादी को ये समझना होगा कि अब नौकरी नहीं, बल्कि आपको खुद मालिक के तौर पर सोचना होगा, आपको मालिक की तरह काम करना होगा। और जब आप मालिक की तरह सोच रखते हैं तो आपका देश, आप खुद बहुत तरक्की करते हैं। तो आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं? हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर सभी मालिक बनेंगे तो काम कौन करेगा, काम भी करेंगे, लेकिन सोच आपकी हमेशा ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऊंची सोच रखते हैं तो आप काम भी बहुत अच्छा करते हैं। और आज इसी सोच पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक जानी मानी हस्ती हैं, ब्रांड कैटल के चेयरमैन है हमारे साथ में विकास झा। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पर। और जैसा मैंने जिक्र किया कि आने वाला जो समय है वो भारत का है और इसमें भारत की आबादी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो ये जो हमारी देश की आबादी, जो हमारी इस वक्त ऑडियंस हमें देख रही है, इसको आप इस सोच पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, आपका और आपकी पूरी टीम का मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया और मैं इसके जवाब की शुरुआत ऐसे ही करता हूँ कि आप ये लगा लीजिए कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। 47 से लेकर 25 तक की अगर मैं यात्रा देखूँ, 78 साल लगभग ऑलमोस्ट हमें हो चुके हैं आज़ादी को। इन 78 सालों में भारत ने पड़ाव देखा। ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, मॉडर्नाइजेशन का दौर आया, लिबरलाइजेशन का दौर आया, 80 का दशक, 90 का दशक, जब ग्लोबलाइजेशन अपनी चरम पे था और स्टार्टिंग हो रही थी, आईटी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। उससे पहले हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन करते हुए आए। तो आज की डेट एक्चुअली में एंटरप्रेन्योरशिप की रेवोल्यूशन का है। जो हिंदुस्तान अगर आप देखो पिछले 15 साल उठा लो और पिछले 75 साल उठा लो, तो पिछले 15 सालों में भारत जितना ग्रो हुआ है उतना पिछले 75 साल में नहीं हुआ। पहला पॉइंट। आप देखिए अभी हमारी जीडीपी कितने ट्रिलियन उसमें गई है और हम वर्ल्ड के 3rd या 4th पे आए हैं जापान को सरपास करके। तो दैट, और 2030 का टारगेट डिफरेंट है। तो 2025 से 30, मतलब अभी तो पिछले 15 सालों में वो हुआ है जो 75 साल में हुआ वो 15 साल में हुआ। और आने वाले 5 साल में, मतलब 25 से 30 का जो टाइम है, जो डायमंड फ्रेम कहा जा रहा है, ये 5 सालों में उतनी तरक्की भारत करने वाला है जो पिछले 80 साल में नहीं हो पाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का इसमें बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो एमएसएमई सेक्टर से आते हों, चाहे वो स्टार्टअप हों, चाहे वो आजकल एआई का दौर आ रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, हर किसी ने अपनी अपनी भूमिका अपने अपने रोल में अदा करी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो दौर चला गया जब हिंदुस्तानी यूथ रेडियो पे किशोर कुमार के गाने सुन रहा था और उतना समय उसमें लगा रहा था। अब वो इस समय चला गया जब हम क्रिकेट की कमेंट्री को सुनते हुए पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात अपनी लगा देते थे, खपा देते थे। अब वो दौर चला गया जब हम पिक्चर देखने के लिए 12-12 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइनों में वेट करते थे। एक दिन में 4-4 बार मूवी एक दिन में 4-4 बार मूवी देख रहे हैं, एक ही मूवी देख रहे हैं। हिंदुस्तान अब खड़ा हो चुका है। हिंदुस्तान को अब समझ आ चुका है कि इन सब की फालतू की चीज़ों में, ये बॉलीवुड वालों के पीछे भागने में, ज़बरदस्ती के ड्रामे में कुछ नहीं रखा भाई। उसे अपना परिवार चलाना है, उसे अपनी बंदी देखनी है, उसे अपना बच्चा देखना है। तो इन ज़बरदस्ती की महिमा मंडन से बचकर लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान बहुत सुरक्षित हाथों में और बहुत बढ़िया तरीके से प्रगतिशील चल रहा है। तो मैंने शुरुआत में जैसा कहा कि हमें सोच मालिक वाली रखनी होगी, तो आप क्या कहते हैं? क्योंकि आपने कहा कि डायमंड फ्रेम है जो हमारा अगले 5 साल है, इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 सालों में जो ये ठान ले कि अब मुझे कुछ अपने दम पर करना है,
अब मुझे वो नौकर वाली, हमारे बचपन में सिखाया था कि भाई एक जगह नौकरी करो तो ईमानदारी से वहीं पे नौकरी करनी है, और नौकरी का मतलब नौकर। तो क्या ये सोच बदलने का समय आ चुका है? देखिए, समझ में हिंदुस्तान को क्या आया कि नौकरी की जब आप बात करती हैं तो जनरली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जिस जहाँ से हम लोग आते हैं, वहाँ पे जनरली लोगों के माइंड में थॉट होता है कि गवर्नमेंट जॉब। शुरुआत वहीं से होती है, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस। अगर वो चीज़ नहीं हो पाई तो जाके प्राइवेट जॉब्स के अंदर वो डालते हैं। लेकिन आप देखिए कि लाखों लोग तैयारी करते हैं, करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग तैयारी करते हैं, हज़ारों लोग पेपर देते हैं, चिन्हित कितने होते हैं? 500, 700, 800, 1000। तो लोगों को ये समझ में आ गया कि यार कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और इतना कट थ्रोट कंपटीशन है उस चीज़ में जाकर जहाँ पे पहले से ही लाखों लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो तुम कभी उस लेवल के टैलेंट को नर्चर नहीं कर पाओगे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि लोगों में टैलेंट नहीं है, कोई 2 नंबर से रह जा रहा है, कोई 5 नंबर से रह जा रहा है। तो लोगों में समझ में आया कि यार ठीक है, अब ना कुछ बिजनेस की तरफ करते हैं। बिकॉज हिंदुस्तान जब ग्रो हुआ तो ग्रोथ भी आप देखिए, टाटाज, अंबानीज, अडानीज, इन लोगों ने ही तो देश के अंदर नौकरियां पैदा ये भी करी। पहले पेट्रोल पंप पर काम कर रहे थे, अब ये पेट्रोल भी पंप पे काम करते करते बिल्कुल कहाँ तक और पहुंचे। तो कितने पेट्रोल पंप के मालिक कितने पेट्रोल, नहीं, हर फील्ड में है। खैर, अंबानी जी ने तो जो लेगेसी, बिकॉज आज की डेट में भी ना, पहले क्या था, पहले हम लोग लग्जरी के लिए भागते थे कि यार अगर हमारे पास 10,000 रुपये आ जाएं, 20,000 रुपये आ जाएं, इतना छोटा मोटा कैपिटल आ जाए तो मैं अपने लिए ये चीज़ खरीदूंगा, वो खरीदूंगा। आज का जो दौर है ना, वो लग्जरी का नहीं है, लेगेसी का है। तो अब लेगेसी बिल्ड करने के ऊपर इंडियन एंटरप्रेन्योर और इंडियन यूथ खड़ा हो चुका है। तो मैं बहुत आशावादी हूँ और आशावान हूँ कि मुझे बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली मालिक वाली जो सोच, आपने जो सवाल किया, वो अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन इस पे मैं बस एक चीज़ ऐड करूँगा कि आप डायरेक्ट किसी भी चीज़ के मालिक नहीं बन सकते हो कि अनलेस आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में नौकरी का एक्सपीरियंस ना हो। तो डेफिनेटली हर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, वो जाए, लेकिन कम से कम 5 साल से 7 साल नौकरी ज़रूर करें। उस नौकरी के दौरान आप आधे एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। जब आप नौकरी के दौरान ये सीखते हो कि मैंने अपने बॉस को फ्री कैसे कर दिया, बस आपको ये ट्रेनिंग लेनी है। आप समझ लीजिए कि आपका ये इंटर्नशिप हो रहा है, तो आप जब जॉब करके बिजनेस में कूदते हो ना, तो आपको बहुत सारे इम्तिहान से आप पहले ही गुजर चुके होते, तो आपका रियल टेस्टिंग टाइम निकल चुका होता है अगर आप पहली डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे। बिकॉज आज की डेट में देखो हो क्या रहा है, आइडियली स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्ट विद ज़ीरो। जहाँ पर भी आप हो, आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, पहली ईंट से स्टार्ट करो। स्टार्ट विद ज़ीरो, ग्रो विद कस्टमर्स मनी एंड एक्सपैंड विद इन्वेस्टर्स मनी। बट हो क्या रहा है, पीपल दे जस्ट स्टार्ट, गो गेट द फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। वो अपने काम करा, कोई आईटी गया, कोई फॉरेन पढ़ने गया, वहीं पर सर्कल बन गया, दोस्त बन गया, नेटवर्क बन गया, फादर की जान पहचान है, ले लिया, फंडिंग लेकर आया। तो स्टार्ट विद इन्वेस्टर्स मनी, देन ट्राइंग टू ग्रो विद कस्टमर्स मनी एंड एंड ऑफ ज़ीरो। तो वो ज़ीरो पे एंड हो जा रहा है। तो आइडियली क्या होता है कि अगर आप इस पॉइंट पे इस चीज़ को समझ लोगे, नौकरी में क्या है ना, आप सीखोगे, अब झटका खाओगे, अब गिरोगे, आपका बॉस आपको डांटेगा, अब टाइम पर नहीं पहुंचे, आपको इस चीज़ का भी पता है, तो आपको टेबल के इस तरफ की भी स्थिति पता है, और जब आप टेबल के उस तरफ पहुंचोगे तो आपको पहले से पता है कि आपका एम्प्लॉय आपको कहाँ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको हर चीज़ मालूम होगी। तो मेरा यही कहना है कि ज़रूर मालिक बने, हर किसी का अधिकार है ये कि एंटरप्रेन्योरशिप करना, बिजनेस में आना, बट थोड़ा सा टाइम नौकरी को ज़रूर दें जिसमें आप एक्चुअल में सीखेंगे कि यार मुझे ये बनना है, क्योंकि वहीं पर आपके सपने जन्म लेते हैं। तो नौकरी और बिजनेस दोनों ही मुझे लगता है इस सोसाइटी और इकोसिस्टम के प्रारूप है। अच्छा, ये जो जब मालिक वाली सोच की बात आती है, कुछ लोगों को ये लगता है कि एरोगेंसी आती है, बट मुझे लगता है कि जब आप मालिक वाली सोच रखते हैं उसमें बेईमानी, कामचोरी ये कभी नहीं आते। आप अपने काम में सबसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं, इसलिए आप ज़्यादा तरक्की करते हैं जब आप अपने लिए काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि मेरे जो भी मैं इसमें करूंगा, इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे पास ही आना है। तो आप क्या बेईमानी करेंगे, आप क्या चोरी करेंगे? बल्कि क्या है ना कि एक जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, पैशन है, ये सारा का सारा पैशन का गेम है। अगर आपके अंदर पैशन और परसिवियरेंस, 2 चीज़ें बोलता हूँ मैं, मतलब एक जुझारूपन है कि हाँ यार मुझे ये करना है, और एक पेशेंस का जो लेवल है कि यार एक बार रिजल्ट नहीं आया, 2 बार नहीं आया, 3 बार नहीं आया, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये इम्तिहान लेती है, एंटरप्रेन्योरशिप टेस्ट लेती है, और ये पटक पटक के आपको बार बार मारेगी। लेकिन जब तक मारेगी, जब तक आप खुद हार नहीं मान जाते, और अगर आपने उसकी चीज़ को झेल लिया, उसके आक्रमण को झेल लिया, तो आप फिर देखना कि भगवान किसी ना किसी रूप में आएगा और उस एंटरप्रेन्योर की मदद करेगा और उसे उठाएगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं, हमेशा शुरुआत थोड़ा कम से करनी चाहिए या फिर बड़ा सोचना चाहिए? मेरे को लगता है कि शुरुआत तो कहीं से भी कर देनी चाहिए, शुरुआत में विलंब नहीं करना चाहिए। आपके पास जितने संसाधन हैं, आपके पास जो है, आप जहाँ पर हो, आप
कहीं पर भी खड़े हो, आपका रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। घर बनाना है आपको, आप पहली ईंट तो रखो, ऑटोमेटिकली फिर लोग आएंगे, आपके माइंडसेट के लोग आपको मिलेंगे, आपका एक इकोसिस्टम ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। कहते हैं कि आप खुद अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हो। तो जिन भी 5 लोगों के बीच में आप रहते हो ना, आप उनका एवरेज हो। आप ये मान लो, दिस इज़ द फिलॉसफी, दिस इज़ द थंब रूल। ये जेन्युइनली प्रूवन है कि आप अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों का एवरेज हो। आपके पूरे सर्कल में 2 लोग आपसे ज़्यादा होंगे, 2 लोग आपके शायद नीचे आसपास के होंगे और आप उनका एवरेज होंगे। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि मैं किसका एवरेज हूँ, मतलब मेरा सर्कल क्या है। तो अगर आपका सर्कल उस लेवल पे है जो आपका थॉट प्रोसेस के साथ अलाइंड है, तो फिर आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो। लेकिन कभी कभी हम लोग ऑफ ट्रैक भी हो जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है यार कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आपको दोबारा से अपने पॉइंट्स को चेक करने की ज़रूरत है कि आखिर मैं ऐसा क्या गलती कर रही हूँ, मैं क्या गलत कर रही हूँ। कोई टीचर है, टीचर भी अपने आप में एंटरप्रेन्योर है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स सेल्स, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने स्किल्स को बेच रहे हो, अपने टैलेंट को बेच रहे हो, अपने हुनर को बेच रहे हो और उसकी कीमत ले रहे हो। जो कि आप डिज़र्व करते हो, वो आपकी कीमत कौन तय करेगा? आपका उस पर्टिकुलर काम पे बिताया गया समय। तो आपने कितना समय उसमें लगाया है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसैन बोल्ट ने 11 बिलियन डॉलर की कमाई करी मात्र 19 सेकंड दौड़ के। लेकिन वो 19 सेकंड थोड़ी दौड़ा है, उसमें वो दौड़ा तो 19 साल से है ना। तो वो 19 साल से दौड़ रहा है, उसने वो 19 साल में मेहनत ऐसी कर ली है कि बाकी लोग अगर 27 सेकंड में लैप को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो 9 सेकंड में 100 मीटर की रेस को जीत के आ गया है। उसने 6 बार ओलंपिक जीता हुआ है। मतलब आप सोच के देखो कि प्रैक्टिस का लेवल कितना बड़ा होगा, वो सपना और जुनून कितना बड़ा होगा कि उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। और जितने भी जो स्टार्ट विद नेल्सन मंडेला से लेकर मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर आप आज अंबानी जी का आपने खुद एग्जांपल दिया, पेट्रोल पंप पे थे, हर किसी ने शुरुआत बिल्कुल नेगेटिव से ही करी है, जहाँ पर वो कभी कुछ था ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। तो आप ये कहते हैं कि लाइफ में कामयाबी के लिए एक बार बुरा होना ज़रूरी है या फिर आपके बुरे हालात होना ज़रूरी है? मेरे को ऐसा लगता है कि बुरा हालात होना ज़रूरी है शायद आज की डेट में। द वर्ल्ड हैज़ बिकम सो स्मार्ट। आप लगा लीजिए आपके टिगर पे आप 20,000 रुपये भी कमा रहे हो ना, तो भी आपकी दुनिया ने इतना आसान काम कर दिया है। ऑनलाइन स्विगी है, जोमेटो है, खाना आपके क्लिक पे आ रहा है, वही 200-300 रुपये में आपका बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक वेव आ रखी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्रैक हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों को बहुत सुगम और इजी कर दिया है और अच्छा भी बना दिया है, अच्छा मॉडल भी है। लेकिन क्या है कि हालात बुरे हों या ना हो, लेकिन आप एक बार तो उस ट्रैप में आओगे और उस ट्रैप के अंदर जब उस प्रेशर में आप आते हो, उस प्रेशर को कैसे झेल के, उस एग्जर्ट करके आप कैसे बाउंस बैक करते हो, ये आपकी जर्नी और आपका रियल कैरेक्टर शो करता है। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही है आपसे पूछना, कामयाबी के लिए अच्छे लोगों के बीच में, कामयाब लोगों के बीच में होना ज़रूरी होता है क्या? जैसे पहले बोलते थे कि जैसी संगत होती है वैसे ही आप बनते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको कामयाब होना है, जिनको बड़ा आदमी बनना है, तो वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं कि उनके आइडियाज़, उनके कॉन्टैक्ट, वो सब उनको मिल जाए। ये आजकल पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो चुका है लोगों का। मैं आपको एक छोटी सी सवाल पूछता हूँ, ABCE मैंने क्या मिस किया? डी। तो अब आपने कैसे सोचा मैंने डी मिस किया? क्योंकि मैंने ABCE बोल दिया और डी, मतलब आप क्या हो ये मैटर नहीं करता, आप किन के बीच में हो इससे आपकी पहचान होती है। तो डी आपको पता था यार, ABC तो है, ई आ गया, तो सी और ई को देख के पता चला बीच में डी मिसिंग है। मतलब आप सी और ई के बीच में रहने वाले ही हो ना, तभी तो आप डी हो। तो दैट मीन्स कि ये बड़ा क्लियर है कि ये वाला बात आपका बिल्कुल ठीक है कि डेफिनेटली संगत बहुत असर करती है इस चीज़ का। बिकॉज आपकी जो कम्युनिटी है, आपका जो, अब देखो ना, आप क्यों ये सारे के सारे स्टार्टअप्स या ये सारे के सारे जितने भी ये टेक्नोलॉजी IT का जो बूम आया, ये सब क्यों मतलब माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन, गूगल अमेरिकन, एप्पल अमेरिका से, मतलब क्यों है ये सब वहाँ से क्यों निकल गया है? इतनी बड़ी कंपनीज, कोका कोला वहाँ से, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये जो जुबलेंट वहाँ से, यू नेम एनी पर्टिकुलर ब्रांड, सब सिलिकॉन वैली से निकले हुए हैं। क्यों निकले हुए हैं यहाँ के? मतलब वो सारी के सारे स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पर एक इकोसिस्टम इस तरीके से डेवलप हुआ। जब लैरी पेज ने गूगल का वो बनाया, उन लोगों ने ग्रुप बना के, तो वो वहाँ से, उसी में से वो फाउंडर, कोई को फाउंडर, कोई पार्टनर, कोई शेयर होल्डर, कुछ निकल के उसने माइक्रोसॉफ्ट बना, मतलब बिल गेट्स को ज्वाइन कर लिया, उसको आगे बढ़ाया। फिर एप्पल स्टीव जॉब्स ने बनाई, तो उसके बाद वो उसको आगे बढ़ाया। तो वो इकोसिस्टम वहीं का है। तो क्या है ना कि वो उस दायरे में अगर आप रहते हो, मतलब पीयूष बंसल जी जिन्होंने अभी अपना देखो कितने बड़ी वैल्यूएशन पे लेंसकार्ट का IPO निकाला, तो ये कहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे। ये सारे के सारे आप अगर देखो, ओयो के फाउंडर रितेश जी, ये वाई कॉम्बिनेटर पीटर थील्स
कि वो करके आया हुआ यूएस से, तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं उस सर्कल में रहना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत भी नहीं है, ये सही भी है, क्योंकि आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिलता है, नॉलेज मिलती है। जो गलतियाँ वो ऑलरेडी कर चुके हैं आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो आदमी वो समझदार होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन वो बुद्धिमान होता है जो औरों की गलतियों से सीखता है। तो इसलिए भी वो सर्कल में रहना ज़रूरी है। तो अब सब लोग तो यूएस में जाके नौकरी नहीं कर सकते हैं। जी। हमारे भारत में तो इतनी बड़ी आबादी है कि सिर्फ कुछ % लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए फिर क्या फंडा होगा? मैं ये कहूँगा पहुँचना भी क्यों है, वहाँ पर यूएस जाके क्यों काम करना है। आपके पास इंडिया, मतलब इंडिया सोच लो 140 करोड़ की आबादी का देश है, मतलब इंडियन बेड्स आर मोर फर्टाइल। इतनी इतनी आबादी यहाँ पे, इतना पॉपुलेशन, इतना बिजनेस, इतनी मार्केट। अमेरिकन इंडिया आ रहे हैं, जर्मन इंडिया आ रहे हैं, चाइनीज़ इंडिया आ रहे हैं, मतलब कोई ऐसा देश नहीं है जो इंडिया नहीं आ रहा, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। वो लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं। वहाँ का जो डायनेमिज़म है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वो एक चरम सीमा पे पहुंच चुका है। वहाँ के आगे, क्योंकि लेबर वहाँ पे चीप है नहीं, इंडिया में मैन पावर अवेलेबिलिटी, और इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, मतलब 35 से 45 साल की जो मैं वो एज। एक्सपीरियंस के लिए पूछ रही थी कि वो वाला एक्सपीरियंस उनको फिर कैसे मिलेगा यहाँ पर, वो ये अपना दिमाग कैसे दौड़ाएं। बिल्कुल वो वहाँ पर देखिए जैसे लोग काम करें। वो ऐसे दौड़ा सकते हैं कि हाँ, अच्छा वो आप बोल रहे हो सर्कल में कैसे नहीं जा। देखिए वो फिर वो काम करके आता है, वो कहीं ना कहीं, मैंने बोला ना नौकरी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर डेली हसल देखिए कैसे होती है, कैसे फाउंडर जूझ रहा होता है अपनी चीज़ों से। उसे स्टाफ की सैलरी भी देनी है, उसे बैंक की ईएमआई पे करनी है, उसे अपने ऑफिस का रेंट पे करना है, उसे कैश फ्लो भी मेंटेन करना है, फिर उसे रोज़ के जो काम होते हैं, जो डेली के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, वो मीट करने हैं। आप समझ सकती हैं, जो अब वो रोज़ का काम कर रहा है उसको अपने ऊपर भी अपने आप को मेंटेन करके चलना है। तो ये सारी चीज़ें वो फिर वो स्टार्टअप ज्वाइन करो, देखे फाउंडर को, फाउंडर क्या किस हसल में है, तो वहाँ से जब चीज़ बनती है ना, तो प्रोडक्ट भी बिल्ड होता है और कंपनी भी बिल्ड होती है। अच्छा, मैं अब आपकी कंपनी के बारे में बात करती हूँ। आपकी जो कंपनी का नाम है ये इतना डिफरेंट है, मतलब मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ कि जब आप अपनी कंपनी का नाम डिसाइड कर रहे हैं तो क्या वो हटकर होना चाहिए? इफेक्ट करता है कि आपका बिजनेस इससे भी बूम करेगा, इससे आपको फ़ायदा होगा अगर आप अलग दिखते हैं, अगर आपका नाम कुछ अलग होता है, तो अगर आप हटके होते हैं तो? इसके पीछे रखने का रीज़न था कि हटके तो ऐसा नहीं, हमने सोचा नहीं था कि थोड़ा सा ऐसे साउंड करेगा, बट क्या हमारा काम है, हम लोग इंटीरियर के बिजनेस में हैं। सो वी डू टर्न की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज फार एज इंटीरियर बिजनेस इज कंसर्न फॉर ऑल द ब्रांड्स। हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको अपना एक स्टूडियो बनाना है, या आपको अपना एक शोरूम बनाना है, आपको अपना घर बनाना है, या आपको अपना ऑफिस बनाना है, तो डेफिनेटली आज की डेट में हर कोई चाहता है कि अच्छा इंटीरियर हो, अच्छे प्रोडक्ट्स, हर कोई चाहता है। तो आप कोई ना कोई इंटीरियर कंपनी को बुलाएंगी, फिर उसके साथ या कारपेंटर्स के साथ बात करेंगी, डिफरेंट अपना माथा खपाई करेंगी। तो जस्ट बाई पेइंग 10 to 15% एक्स्ट्रा मार्जिन, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप वो टेंशन से हटिए। आप प्रमोटर हो कंपनी के, आप फाउंडर हो, आप अपने धंधे पे फोकस करो, आप अपनी सेल्स पे फोकस करो, अपने क्लाइंट्स पे फोकस करो, एंड लेट द प्रोफेशनल हैंडल दिस जॉब। तो हम प्रोफेशनल हैं इस चीज़ के, तो हम आपकी कंपनी को एक ब्रांड बनाएंगे बाई मेकिंग द इंटीरियर चेंजेस। हम इंटीरियर ऐसा करके देंगे जो आपकी कंपनी एक ब्रांड दिखे। तो दो सिरे में काम है, या तो हम बड़े बड़े ब्रांड्स का काम करते हैं, ब्रांड्स लाइक लियान ज्वेलर्स, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, ब्लू स्टोन, लेंसकार्ट, पिज़्ज़ा हट, KFC, वांगो, डोमिनोज, यू नेम एनी ब्रांड, गुची, मार्क्स एंड स्पेंसर। सो हमने ऑल इन सब ब्रांड्स के लिए इंटीरियर प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो आप ये लगा लीजिए, या तो हम बड़े ब्रांड्स का काम करते हैं, या वो ब्रांड जो भी बड़ा नहीं बनाए तो हम उन छोटे कंपनियों को ब्रांड बनाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रांड कहीं ना कहीं बहुत कॉमन है हमारे धंधे में, हमें ब्रांड बनाना है। और जस्ट टू पुट द एंटायर फेलोशिप ऑफ ऑल द ब्रांड्स इनसाइड वन केटल एंड टू गिव द बेस्ट सिप ऑफ देयर लाइफ इन फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंस, हम ऐसा कराएं कि सब ब्रांड्स को निचोड़ करके केटल में डाल के, एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड केटल। ओह, सो इट तो ये इसकी पूरी होल स्टोरी इट वॉज द थॉट बिहाइंड दैट कि उसको वो रखने का। मतलब इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप कोई कंपनी का नाम सोच रहे हैं तो उसके पीछे आपका पूरा थॉट प्रोसेस हाँ बिल्कुल होना चाहिए, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो। बिकॉज साइंस काम करती है, बिकॉज साइंस और आपका नाम, नंबर, ये सब चीज़ें न्यूमरोलॉजिकली भी बहुत अलाइंड होना ज़रूरी है। तो मैं तो हर फाउंडर को कहता हूँ भाई थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी भी सीखो, कि आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हो, वो नाम 1, 5, 6 या 3 पे आना चाहिए। अगर वो 1, 5, 6, 3 पे नहीं है, अगर वो 8 पे है, तो वो 35 का 8 हो सकता है किंगफिशर बन जाए। किंगफिशर एयरलाइंस देखो क्या हो गया, डूब गई। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जब आप देखोगे तो एग्रेसिव वो आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फिट बैठ रही नहीं बैठ रही, आपकी कंपनी किस साल में आप स्टार्ट कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके पीछे एक स्टडी है, बिकॉज ये ऑल साइंस है। मैं साइंस का एक बिलीवर हूँ कि हाँ अगर ये साइंस वर्क करती है तो मेरे लिए तो काम की है।
तो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से लाइन किया है। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर इस तरह की बातें करते हैं तो यूथ को लगेगा कि ये सब चीज़ें इतनी मैटर करती हैं। मतलब यूजुअली आजकल जब आगे लोग बढ़ रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसमें लोगों को लगता है कि ये सब एक पाखंड जैसा है, बट आप कह रहे हैं कि इट वर्क्स। एब्सोल्युटली वर्क, इट 100% वर्क। मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट, ना मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं न्यूमरोलॉजर हूँ। मैं अपनी उस चीज़ को ना बेच रहा हूँ, ना बता रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उस चीज़ की मैंने विद्या प्राप्त की हुई है जिसको मैं, देखिए आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये वर्क नहीं करता, अगर ये काम नहीं करता, तो आपने अभी आप देखो राजकुमार राव, इसने अपने नाम की स्पेलिंग देखो चेंज हुई है, आपने भी कार्तिक चेंज किया आर्यन। अपने नाम की स्पेलिंग। हाँ, तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें वर्क करती हैं बिकॉज ये साइंस है। आपको इस चीज़ की साइंस को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो ठीक है, आप नहीं आप उसमें विश्वास कर रहे हो, वो एक अलग बात है, हम उसको समझाने ही नहीं जा रहे भाई कि तू विश्वास कर। लेकिन मुझे ऐसा लगा था जब मैंने अपनी बिज़नेस की शुरुआत करी, तो मैं काम करने जाता था, फिर वो काम होते होते नहीं होता था। फिर मैं काम कर रहा हूँ यार, मुझे लग रहा है मैं करूँगा इसको अच्छे से, मैंने बहुत मेहनत करी, पर वो रिजल्ट आया ही नहीं डिज़ायर्ड होने। लास्ट मोमेंट पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता था, होता ही नहीं था। तब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि ग्रह नक्षत्र होते हैं बेटा, उसको देखना पड़ता है, ऐसे मत घबराया कर हर चीज़ में। तो मैंने कहा एक काम करता हूँ मम्मी, पहले ना ग्रहों को ही ठीक कर लेता हूँ जरा, क्योंकि देखो आप एक जर्नी पे हो। हाँ। आप यहाँ पे, दुनिया राम का नाम लेती है, राम से सीखती है, मैं रावण से सीखता हूँ। आप सीखो। आप ये देखो कि रावण जब विश्व विजय होने निकला, जब वो पूरी दुनिया को जीतने निकला, तो ऐसे ही होता था। वो सब, उसने स्वर्ग में इंद्र को भी हरा दिया, वो सब जगह लड़ाई करने गया, वो बाली से उसने लड़ाई करी, फिर बाली से वो परास्त हो गया। तो उसने यार यही देखा कि यार ये बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा के 7 चक्कर लिए थे पूरे ब्रह्मांड के। तो अब रावण को लगा कि ऐसा क्या था, मैं तो ज़्यादा बलशाली हूँ, मुझे तो महादेव का साक्षात मुझे आशीर्वाद है, मैं किसी का भी वध कर सकता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ, तब उसे पता चला कि यार ना ग्रहों की चाल होती है, कहीं ना कहीं ग्रह अपना रोल प्ले करते हैं। तो उसने एक काम करा, उसने कहा मैं तपस्या करता हूँ, मैं सारे ना पहले नवग्रहों को अलाइन कर दूँ। उसने 9 के 9 ग्रहों को अलाइंड किया। शनि के ऊपर तो पैर रख के बैठता था, वो इतना बलशाली था। सोच के देखो, तो उसने ऐसा चीज़ क्यों करी। आप सोचो, जब इंद्रजीत, जब उसका जो बेटा मेघनाथ था, जब वो पैदा होने वाला था, तो उसने पूरा का पूरा ऐसा रच दिया था पूरा चक्रव्यूह कि वो अजय अमर होगा। उसने सारे ग्रहों को इस तरीके से अलाइन कर दिया था, सब अपनी अपनी दिशाओं में बिठा दिए थे ग्रह, कि अगर वो पैदा होता और वो ग्रह वहीं रहते तो वो अजय अमर होता, वो मरता नहीं इंद्रजीत, मेघनाथ। लेकिन शनि ने चाल थोड़ी सी टेढ़ी चल दी, वो 8वें घर में 12वें घर में जाके बैठ गया, तब जाके उसकी मृत्यु निश्चित हुई। तो इस तरीके से ना, आप इंटरेस्ट की बात है, आप इतने उसमें इंटरेस्ट कितना क्रिएट करते हो। तो आप सोच के देखो कितना बलशाली था कि उसको मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ा, राम को आना पड़ा। तो और जिस दिन भी जब वो वध करने जा रहा था, जब वो लड़ाई करने जा रहा था, जब रामायण हुई, जो बिल्कुल लास्ट डे था, सीता मैया का अपहरण हो गया, सारे सुंदर कांड, किष्किंधा कांड सब हो गए, जब रावण राम से लड़ने जा रहा है, उस रात को भी वो महादेव के साथ क्या प्रार्थना करता है, वो क्या बोलता है महादेव को कि महादेव सुनो। अच्छा, मंदोदरी उसकी जो धर्मपत्नी है वो आती हैं उसकी आरती उतारने, तो वो दीप जो है बुझ जाता है। तो वो उस बुझे हुए दीपक से महादेव को प्रश्न करके बोलता है कि मुझे मालूम है कि इन अपशकुनों द्वारा तुम मुझे भयभीत करना चाह रहे हो, तुम मुझे डराना चाह रहे हो, क्योंकि रावण महादेव का परम भक्त था और महादेव नहीं चाहते थे कि यार कि मेरे इस भक्त का ना मतलब मृत्यु इस तरीके से हो जाए, क्योंकि उससे बड़ा मतलब रोज़ रावण कैलाश जाता था, रोज़ पूजा करता था, वो इतना बड़ा भक्त था। तो महादेव ने उसको सिग्नल दे रहे थे कि ये बुझ गया, दीपक बुझ गया। मैं तो कह रहा है कि इन अपशकुनों द्वारा आप मुझे डराना चाह रहे हो, भयभीत करना चाह रहे हो, लेकिन मैं भयभीत होऊंगा नहीं। और आप ये मत सोचना कि आपने जो मुझे शक्तियाँ प्रदान करी हैं या आपने मुझे दान में दी हैं, इन शक्तियों के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और आप विधि द्वारा स्थापित विवश थे मुझे इन शक्तियों को देने के लिए। और याद रखना, अगर नर हुआ तो मार के ही आऊँगा, नारायण होगा तो ही मर के आऊँगा। तो आप कॉन्फिडेंस देखो उस बंदे का। तो आज की रेट में क्या है, दशहरा आया, 2 रुपए का तीर लेके मार दिया, आपने सोचा मैंने रावण जला दिया, इतनी आसानी से उस जैसे मतलब परम ज्ञान और ज्ञानी और पराक्रमी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो क्या है कि जैसे उसने चीज़ों को सोचा कि यार मैं कैसे बेच, तो वैसे ही हर एंटरप्रेन्योर को सोचना चाहिए और रावण बुद्धि लगानी चाहिए कि यार मैं कैसे अपनी चीज़ों को, कोई कॉम्पिटिटर आके मेरा गला काट दे, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अपने प्रोडक्ट को इतना बेटर बनाऊंगा, अपनी टीम को ऐसा धुरंधर बनाऊंगा कि कॉम्पिटिटर क्या 10 कॉम्पिटिटर भी लग जाए ना तो वो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो जज्बा होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर। क्योंकि आपने इतने सारे बड़े बड़े नाम लिए जिनके साथ में आपने काम किया है, तब आप ज़ीरो से शुरू कर रहे थे जब इनके पास पहुंचे थे, या फिर तब तक कुछ मुकाम हासिल कर चुके थे? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब कोई शुरू करता है तो उनको बड़ा डर लगता है बड़े लोगों के साथ डील करते हुए। तो देखिए, मैंने इसलिए आपको कहा ना कि पहले नौकरी कितनी ज़रूरी है। अगर आप नौकरी में, मैंने शुरुआत तो बिज़नेस की बिल्कुल ज़ीरो से करी थी। वी डिड नॉट हैव एनी डीप पॉकेट्स कि मेरे को किसी ने फ़ंड कर दिया हो,
जीरो से एकदम एब्सोल्युटली जेब जीरो। में कुछ नहीं और जीरो मीन्स जीरो, ZERO। और अगर डिफाइन करूँ तो जीरो, मतलब मैं और मेरा को फाउंडर गौरव, वी कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैक, एब्सोल्युटली जीरो। मतलब जो लोग मेरे को जानते हैं, जो ब्रांड कैटल को जानते हैं, ब्रांड कैटल के इतिहास को जानते हैं, वो उनको पता है कि क्या होता है कि देखिए हमने अपनी कंपनी की जब स्थापना करी तो हम लोग लॉकडाउन में हमने कंपनी शुरू की 2020 कोविड, जब कोविड बिल्कुल एकदम पीक पे था। 18 मार्च को अनाउंस हुआ, 22 मार्च को मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया और 25 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित हुआ। तो अप्रैल मई 2 महीने तो सब कुछ बंद पड़ा था, तो उन दिनों कुछ हो नहीं सकता था, तो उन्हीं बीच में कंपनी रजिस्टर्ड हुई। जून में मैंने थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू किया, बिकॉज जो डेली रोज़ वाली जो प्रोडक्ट्स थे वो उठने खुलने शुरू हो गए थे धीरे धीरे, अगर आपको याद हो वो दौर। और जुलाई में मेरा पहला क्लाइंट क्रैक हुआ था, दैट वाज वीवो मोबाइल। तो वीवो वालों को अपना शोरूम बनाना था चंडीगढ़ में। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की कहानी, मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस डजंट मीन दैट इट विल इट्स लाइक एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला, होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन द रेन डजंट मीन दैट इट विल स्टॉप द रेन, बट इट विल अलाउ यू टू स्टैंड इन द रेन। वो कॉन्फिडेंस आपको इस लेवल का होना चाहिए कि यार ठीक है, मैं कर जाऊँगी, मैं कर जाऊँगा, मैं हो जाएगा। तो हम जब उस पर गए तो वहाँ पे बाकी जितनी भी इंटीरियर कंपनीज थी, बिकॉज कोविड लगा हुआ था, या तो उन्होंने आधी से अपने लोगों को निकाल दिया था, और जो 2 लोग बचे हुए थे उनको बिठाकर आधी सैलरी, 30% सैलरी कट, सब कुछ वो सब चल रहा था उस टाइम पर, दे रहे थे। तो नोबडी वॉज रेडी टू डू दैट प्रोजेक्ट इन दैट कोविड जोन। तो फिर हमने वो सोचा कि चल हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मरता क्या नहीं करता। हमें शुरुआत मिली वहाँ से। चंडीगढ़ में प्रोजेक्ट था, मुझे आज भी याद है, पहला फर्स्ट प्रोजेक्ट। इट वाज नॉट अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, छोटा काम था, 20 लाख रुपए का स्टोर था, प्रोजेक्ट था। और 20 लाख में हमें 50% एडवांस मिला था, 10 लाख रुपए। तो दैट 10 लाख रुपीज़ एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर माई कंपनी। मतलब जेब में 1 रुपया नहीं, आप एक पहुंच रुपया गए नहीं, डील करने के लिए। एब्सोल्युटली नहीं, 1 रुपया भी नहीं। यही मैं आपको तो बता रहा हूँ कि इंसान के जज्बों में दम होना चाहिए। जब मैं उसकी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँगा, जूम कॉल चल रही थी, बिकॉज मिलना तो होता नहीं था, तो ऑनलाइन कॉल के ऊपर ही, बिकॉज मार्च में कर्फ्यू अनाउंस हो गया, अप्रैल और मई में अपनी अपनी प्रेजेंटेशन हम घरों से ही काम करते थे। मैं और गौरव अपना बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, यार हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी क्रैक हो गई। अब क्या था कि मैंने नौकरी करी हुई थी, तो मैंने जो 10 साल नौकरी करी है ना, सर्विस जब करी है, उस दौरान मैंने अपने कस्टमर को जो सपोर्ट किया, जो सर्विस दी, तो वो ये सब आपके कस्टमर थे उस ये सब मेरे, हाँ, ये अब उसी किसी क्लाइंट ने जाके इस कंपनी को ज्वाइन किया, वो एक सीनियर पोजीशन पे पहुंचा। मतलब रिश्ते बना कर रखने चाहिए। ये एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट, बिजनेस इज ऑल अबाउट, मतलब देखो क्या होता है कि व्यवहार, आपका सबसे बड़ा व्यवहार, व्यवहार से व्यापार तक की कहानी है। तो व्यवहार से आप लोगों के आचार मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तब जाके प्रचार होता है, और प्रचार से व्यापार होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना बढ़िया आपका प्रचार होगा, प्रचार कोई व्यक्ति आपका क्यों करेगा जब आपका उससे व्यवहार अच्छा होगा। तो हमारा व्यवहार अच्छा था, हमने उसके लिए काम बहुत अच्छा किया था, उसको हमने हेल्प करी हुई थी, तो उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी। उसको भी चाहिए था एक रिलायबल वेंडर, जो रिलायबल इंटीरियर कंपनी, जो जाके कोविड के दौरान ऐसा काम उसको करके दे। तो हमने वहाँ से शुरुआत करी, और जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरा वो कॉन्फिडेंस बोलने वाला, वो शायद मेरे को लगता है कि ये यूपी और बिहार के लोगों में ना बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बिकॉज हमने इतने अभाव में जीवन जिया होता है ना, तो हमें इसकी ना आदत हो जाती है इस चीज़ को सहने की। तो ये, या फिर कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत के गाँव से आया हुआ व्यक्ति हो, अगर हो, उसने अगर गाँव में ज़िंदगी जी है, तो मैं गाँव का व्यक्ति हूँ, मैंने गाँव में ज़िंदगी जी है, तो गाँव के लोग बड़े जिंदा दिल होते हैं। तो वो जो जिंदा थी, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं उन अभावों में आगे बढ़ा, तो मेरे को वो चीज़ की ललक थी, और ललक से सनक पैदा होती है। तो जब आप सनकी बन जाते हो ना, जब आपके अंदर सनक आ गई किसी चीज़ की, फिर आपको दुनिया की क्या ताकत रोक लेगी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो वो पहला प्रोजेक्ट किया, फिर वो अच्छा हुआ, और आप यकीन नहीं करेंगी, 10 लाख का वो एडवांस मिला। और जिन लोगों के साथ, एक तो आप नौकरी के दौरान आप ये भी करते हो कि आप एक तो अपने क्लाइंट्स बनाते हो, सीखते हो, फिर आप अपनी टीम भी बनाते हो, क्योंकि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी पे आते हो, तो वो एक रिश्ता बनता जाता है। तो लोग आपके साथ ट्रैवल करते हैं, आपके विजन में अलाइंड होते हैं, आपके ड्रीम के अंदर वो अपना ड्रीम देखते हैं। उसको पता होता है यार कि, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं कहता हूँ यार देख, हमें चांद पे जाना है, या तो तेरे रॉकेट में दम है तो मैं तेरे साथ बैठ जाता हूँ, तू खींच ले मुझे, या तुझे मेरे अंदर दम दिखता है तो मैं आगे जा रहा हूँ, तू अपना इंजन लेके मेरे रॉकेट में लगा दे, ताकि हम दोनों साथ जा पाएँ। तो वो जब अलाइनमेंट हो गई, तो मेरी टीम ने जो काम किया वहाँ पर, तो हमें स्टार्टिंग में किसी को कोई पैसा नहीं देना था, काम ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, फिर हमने
आपस में सबको पैसे बांटे, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हुआ, क्लाइंट वाज हैप्पी, दूसरा प्रोजेक्ट मिला बैंगलोर, तीसरा मिला केरला, चौथा मिला चेन्नई। वीवो 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 छा गया, वीवो को हमने बहुत किया, करोड़ों का काम कर लिया। फिर वीवो को देख के ओप्पो आ गया, ओप्पो देख के रियलमी आ गया, रियलमी देख के वन प्लस आ गया, ये सब देख के सैमसंग आ गया। तो बस फिर एक शुरुआत हो गई। फिर अब एक बारी मुझ जैसे बंदे को ये पुश मिल जाए तो फिर तो मैं गेम कर ही दूंगा ना। बस एक बार दरवाजा खुलना चाहिए, बिल्कुल, एंट्री कर ली तो फिर एब्सोल्युटली बिहार से गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, देखो छोड़ेंगे नहीं। तो क्योंकि गर्दे की बात हो रही है तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये बिहार के लोग कुछ अलग किस्म का नमक खाते हैं क्या? नहीं मैडम, हमने ना प्रताड़ना इतनी झेली हुई हैं कि आपको मतलब आप यकीन करो 90 के दशक का वो दृश्य, जब जंगल राज के दौरान जब पूरा बिहार बदहाली से गुजरा, मतलब आप सोच के देखो 1947 से लेकर 1990 तक ना 25 से ज़्यादा मुख्यमंत्री बदल गए बिहार के। जब देश आज़ाद हुआ, मतलब कर्पूरी सिंह ठाकुर, मतलब कुंवर सिंह जी से लेकर फिर आप कर्पूरी सिंह ठाकुर, मतलब पूरा दौर चला 90 तक 25 से ज़्यादा मुख्यमंत्री। मतलब आप सोचो कि 30 साल 35 साल हुए हैं और 35 साल में 20 से 25 मुख्यमंत्री बदल गए हैं। मतलब 13-13 महीने में 13-13 दिन की सरकारें बनी हैं। 2 महीने में मुख्यमंत्री बदल गया, 3 महीने में मुख्यमंत्री बदल गया। क्योंकि क्या होता था ना, बिहार ने देश को बहुत कुछ दिया है, पर देश की सरकार ने ना बिहार के लिए कुछ नहीं किया। जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको मैं, अगर वहाँ के लोगों के, वहाँ की जनता का वो दर्द बताऊँ, क्या कारण है कि बिहार से सबसे ज़्यादा IAS और IPS निकलते हैं। सोचा आपने कभी इस चीज़ को लेकर? ऐसा तो नहीं है हमें कोई बहुत बड़ी मूलभूत सुविधाएं हैं। वो जो आपने अभाव का जिक्र किया, मुझे लगता है कि अभाव आपको हमेशा प्रेरित करता है कि आप कुछ बड़ा बदलाव लेकर अभाव प्रेरित करता है। और जो वहाँ पर जो गुंडागर्दी या जो वहाँ पर लोगों ने प्रताड़नाएं झेली हैं, जो एक व्यक्ति है वो जब किसी काम को लेकर DM ऑफिस में जा रहा है और उस लेवल उस टाइम पे वो DM उस बदतमीजी से उसके बाप को धक्के मार के निकाल दे रहा है, तो वो उसके बेटे के अंदर आई सनक की, यार अगर ऐसी बात है तो हिंदुस्तान की मतलब सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है, साला हम वही करेंगे। IAS है ना तो वही बनेंगे। तो ठान लिया। और देखो 1100 या 1200 सीटें होती हैं शायद मेरे हिसाब से UPSC में, जिसमें से 550 से 625 बिहार का रेशियो होता है, बाकी सारा पूरा हिंदुस्तान होता है। तो कुछ तो मिट्टी में है ही अलग, पहली बात। दूसरी बात, अब बिहार में एंटरप्रेन्योरशिप भी बहुत चरम पर है, क्योंकि सुविधाएं हैं ही नहीं। दुनिया जाकर हमने बदल दी, तो जब दुनिया बदल दी तो अब हम वापस आके हमें लगता है कि यार अब हम फिर अपने लिए भी कुछ करें। तो उसका भी एक दौर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई मिट्टी में कुछ है या हम कोई नलक नमक खाते हैं। मेहनती हम लोग बहुत होते हैं, हम अपनी पूरी मेहनत से, ईमानदारी से। मुझे लगता है मेहनत के साथ साथ दिमाग भी थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि सिर्फ मेहनत आपको कामयाब नहीं बना सकती। अब आप देखिए चंद्रगुप्त की धरती है। आप बिहार का इतिहास जानेंगी, गुप्ता डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी। सोचो ना, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय, मतलब कितनी, मतलब जब ये बताया गया था, जब नालंदा विश्वविद्यालय को मुगलों ने जलाया था ना, तो महीनों तक उसकी लाइब्रेरी की किताबें लाइब्रेरी जलती रह गई थी। तो सोचो कितना ज़्यादा वैभवशाली, गौरव और हमारा इतिहास है बिहार का। लेकिन उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जा सका, इस चीज़ का दुख है। मतलब 15 साल तक आप 10-10, 15-15 साल तक सरकार चल रही है, लोग जवाब नहीं पूछ रहे, चारा घोटाला में आप पकड़े गए। मतलब आप सोच कर देखो कि हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार से भी ना कोई पहल ही नहीं करी गई। अभी पिछले 5-7-10 सालों में, 15 सालों में कुछ थोड़ा बहुत काम, मैं कहता हूँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज से ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार बहुत पीछे है। अभी भी बिहार का इतना पोटेंशियल है कि वहाँ पे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। वहाँ पर रियल ज़रूरत है कि वहाँ पर इन्फोसिस जैसी कंपनी आए, वहाँ पर अडानी अपना प्लांट लगाएं, वहाँ पर अंबानी प्लांट लगाएं, या वहाँ पर हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर्स को वो सपोर्ट मिले जो हम बिहार जाके करना चाहते हैं। लेकिन वो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? पॉलिटिकल विल से ही मिलेगा। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप एक चीज़ और देखिए, बिहार की बदहाली का ये भी कारण है, बिहार ना लैंडलॉक्ड स्टेट है। अच्छा, ये आप अगर वैसे सोचेंगी तो आपको याद होगा एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई थी गवर्नमेंट की। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ही इकलौता कारण है कि बिहार ऐसा बदहाल हुआ। क्यों? क्योंकि जितने भी रिचेस्ट मिनरल रिसोर्सेज थे वो सब बिहार में थे। आज झारखंड में है, तो पहले बिहार झारखंड एक ही था। तो सारे के सारे रिचेस्ट कोल से लेकर, मतलब आप आयरन और कुछ भी हो, ये सारे मिनरल रिसोर्सेज बिहार में थे। होता क्या था कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी लाई। अब ये देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट का एक और मैं आपको बोलूँगा। आप ये समझ लीजिए कि डे 1 जब इन्होंने एक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई, इसका मतलब ये होता था कि आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी हैं, आपकी फैक्ट्री कहीं भी लगे, अगर माल लाने के लिए और ढोने के लिए आपको किराया उतना ही देना पड़ेगा। तो अगर अंबानी जी को ये लगता है कि मैं अपना प्लांट बिहार में लगाऊं, बिहार में क्यों लगाएंगे? उनको उसी रेट पे गुजरात में माल मिल रहा है।
व्यापारियों को, तो सारे व्यापारियों ने गुजरात में जो कि पोर्ट के नज़दीक था, बंदरगाह, मतलब जहाँ से इंटरनेशनल फ्रेट हो सके, कन्वीनियंट है, वहाँ से शिप आ जा रहा है, दुबई जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो उन्होंने गुजरात में फैक्ट्री लगाई। पर उनको माल कहाँ से मिल रहा है? बिहार दे रहा है, पर बिहार को पैसा नहीं मिल रहा उतना ही पैसा मिल रहा है जितना वो चाहे। अगर वो चाहता तो अगर फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नहीं होती तो वो उतना माल का भाड़ा लेता जिससे वो शायद आगे बढ़ जाता। अगर आप फैक्ट्री मुंबई में लगा रहे हैं तो माल कहाँ से आ रहा है? बिहार से आ रहा है। उतने ही ट्रक का पैसा 200 400 500 हज़ार रुपये जो कॉस्ट होती थी वो मिलता था, और करोड़ों के खदान सोच के देखो ऐसे ही दे दिए गए। इट वॉज द ओनली सिंगल रीज़न फ्रेट इक्वलाइजेशन ने जो कमर तोड़ी बिहार की, वो फिर उठ नहीं पाया। उसके बाद पॉलिटिकल विलिंगनेस बिल्कुल नहीं हो पाई, फिर एक्सटॉर्शन स्टार्ट हो गया, उसके बाद तो फिर गैंगस्टर्स, और उसके बाद फिर किडनैपिंग, तो अपने आप में बिजनेस ही अलग हो गया बिहार के अंदर। तो बिहार का यूथ वहाँ पे किसी नेता को अपना इंस्पिरेशन मानता है कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जब जेपी आंदोलन हुआ तो जेपी आंदोलन के गर्भ से कुछ नेता निकले, नीतीश जी भी वहीं से निकले, लालू जी भी वहीं से निकले, तो लालू जी ने अपनी सत्ता चलाई। ज़रूरत बात है कि उस दौरान बिहार में जातिगत जो वोट बैंक है और जातिवादी बहुत चरम पर थी, तो उसको जरूर लालू जी ने यादवों में आवाज़ दी अपनी। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने उस टाइम पे नहीं किया, लेकिन उसका फ़ायदा ना सिर्फ कुछ गिनी चुने 500 10 2000 5000 लोगों को ही मिला, पूरे बिहार को नहीं मिल पाया। आप सोच के देखो ना, मतलब 15 साल तक आपने राज किया यार बिहार के ऊपर, 15 साल, और उसी 15 साल में पूरा भारत ग्रो कर रहा था। गुजरात कहाँ पहुँच रहा था, महाराष्ट्र कहाँ पहुँच कितना रहा था। विचित्र नहीं है? जेपी आंदोलन का जो मकसद था कि आप जाति के खिलाफ लड़ेंगे, लोगों ने अपने नाम तक बदल लिया, सरनेम लगाना छोड़ दिया। राइट, उसी से एक ऐसी राजनीति जिसका आधार ही जातिवाद है। यही प्रॉब्लम है। तो बिहार में ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजनेताओं ने, बिहारियों को भी समझना पड़ेगा कि उनकी खुद की भी गलती है कि वो अपने जात वालों को वोट देते हैं। ये आपको ये कहीं ना कहीं, तो इसीलिए जब दोनों का ही डिसीजन जब एक गलत माइंड सेट के साथ गया तो तभी तो बिहार नहीं बढ़ पाया। वरना उस 15 साल में गुजरात कहाँ ग्रो कर रहा है? मतलब आईटी रेवोल्यूशन चल रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है, मिल्क रेवोल्यूशन चल रहा है, वाइट रेवोल्यूशन चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर आ रहा है, मतलब लोग आईटी कंपनीज डाल रहे हैं, कर्नाटका ग्रो कर रहा है, हैदराबाद ग्रो कर रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सब ग्रो कर रहा है, और बिहार वहीं से पीछे जा रहा है। मतलब सबने 25% से ज़्यादा की ग्रोथ करी, उस 15 साल में बिहार 1% से बढ़ा, 1%। लेकिन उसका एक रीज़न ये भी तो है ना, क्योंकि हम बिहार पे इतनी चर्चा कर ही रहे हैं कि बिहार में या तो आईएएस पीसीएस आपको बनना है, या फिर इसके अलावा अब जो बाकी के लोग हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। यस, मतलब ये ना, बिल्कुल तो रीज़न, बिल्कुल हाँ आप हाँ, अधिकारी बनेंगे बिल्कुल, या तो फिर आप या बिल्कुल मजदूर हाँ, बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये बीच में जो आपने अभी कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप, इसके बारे में तो अभी सोचते हैं बिहार में लोग? अब सोचते हैं, तो उन दिनों नहीं सोचा जा रहा था ना। देखो अब वही तो बात है ना, अब सरकार ने उस जितनी शुगर मिल्स थी, कंपनीज थी, फैक्ट्रीज थी, सब बंद कर दी, सब बंद हो चुकी हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे एक कंपनी का तो नाम बताइए अगर आपके जहन में याद आता तो, बिहार में कोई फैक्ट्री हो। नहीं आता। एक नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, नॉट इवन अ सिंगल फैक्ट्री यार, सिंगल फैक्ट्री। वी आर वर्ल्ड्स थर्ड इन लार्जेस्ट इन राइस प्रोडक्शन, वी आर नंबर 1 इन सुपर फूड प्रोडक्शन, मखाना में हम नंबर 1 है। बिहार में भी मिथिला नंबर 1 है। सोचो, वर्ल्ड को देने की ताकत है मखाना हमने हमारे अंदर। और आप अगर ये चीज़ देखो कि कंपनी, एक चॉकलेट की फैक्ट्री होती थी, मॉर्टिन चॉकलेट आती थी पहले, वो भी बंद हो चुकी है शायद मेरे हिसाब से। इकलौती कोई कंपनी है नहीं, ना कभी टाटा ने प्लांट लगाया, ना रिलायंस ने लगाया, ना अडानी ने लगाया, ना इस लेवल की कोई कंपनी पहुंची नहीं वहाँ पर। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि वहाँ पर भाई साहब उनको वो एक पॉलिटिकल संरक्षण तो मिले, उनको पता भाई हमारा जाएगा, हमारे लोगों को मार दिया जाएगा, तो क्यों कोई कंपनी तो लगाएगा। अभी हैं हालात कि वहाँ पर अब हालात मेरे हिसाब से अब तो खैर सुधरे हैं, पिछले 10 सालों में तो काफ़ी कंट्रोल आया, लेकिन मुझे लगता है कि सेंट्रल को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मोदी जी गए, भाषण दे दिया, ये पैकेज विशेष पैकेज नहीं। मोदी जी को ये चाहिए कि अपने गिने चुने कुछ मंत्रियों को बिहार के अंदर प्लांट करें और अगले 5 साल तक वहीं रखें, और बिहार की ग्रोथ के ऊपर उसको देखें। क्योंकि अगर वही बिहारी निकल के पूरा गुजरात ग्रो कर रहा है, महाराष्ट्र ग्रो कर रहा है, दिल्ली ग्रो कर रहा है, हरियाणा ग्रो कर रहा है, तो यार वो बिहार में तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा ना। तो उनको ये चाहिए कि केंद्र का दखल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशावादी हूँ, देखते हैं इस बार तो बिहार की जनता, आप सोच के देखो, 40 में से 32 सीटें देकर आपको लोकसभा भेजता है बिहार। इस बार एनडीए को 203 सीटें दे के आपको बिहार ने आपको क्या नहीं दिया यार, बिहार ने आपको सब कुछ दिया, पिछले 15 साल से दे रहा है। 2014 में आप आए तो 2014 के टाइम पर बिहार ने आपको 32 सीटें दी, फिर आपको 40 सीटें दी। आप सोच कर देखो,
मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने या केंद्र ने एक मीटिंग करी बिहार के ऊपर कि आज हम कश्मीर पे बैठते हैं, आज हम आतंकवाद पे बैठते हैं, आज हम गरीबी पे बैठते हैं, आज हम महिलाओं के सशक्तिकरण पे बैठते हैं। दुनिया भर की मीटिंगें, कोविड में हुआ, राम मंदिर बन गया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन बिहार के लिए डेडिकेटेड मीटिंग्स फॉर बिहार, या बिहार में आज ये इंडस्ट्री लगने वाली है, मैं देखता हूँ कि कौन आता है। मतलब उस लेवल पे मोदी जी, दिवाली होती है, हमारे जवानों के पास जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार में उनको समय बिताना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि किस्मत रातों रात बदलती है, या फिर किस्मत को पाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है? मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत जो है वो एक, आपने चाइनीज़ बैम्बू की कहानी सुनी है ना, कि वो पेड़ ज़मीन के अंदर रहता है, उसको पानी दो, खाद दो, सब कुछ दो, तो 4 साल तक ना वो ज़मीन के अंदर ही रहता है, और 5वें साल वो अचानक से 6 फुट का हो जाता है। तो किस्मत इसी तरीके से, आप अपनी किस प्रारब्ध है, आप अपनी मेहनत करिए, काम करो, लगन से काम करो, और मेहनत करो, और मेहनत करो, तो एक बार हो सकता है कि अगर आपके आंकड़े अलाइन हो गए तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आप उठ जाओगे। अगर नहीं हुआ तो फिर आपको मेहनत बार बार करो, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि किस्मत जाग जाएगी। अच्छा, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं कि आप जब भी कोई शुरुआत कर रहे हैं, मैं एज एंटरप्रेन्योर आपसे पूछ रही हूँ, तो आपको हमेशा अपनी मेहनत छुपा कर करनी चाहिए? क्योंकि लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि जब भी कोई नई शुरुआत करने जा रहे हो बताओ मत, नज़र लग जाती है। आप इसमें बिलीव करते हैं क्या? मैं इसको ऐसे देखूंगा कि मैं इसमें एक लाइन बोलता हूँ कि ज़रूर मेहनत खामोशी में करो ताकि कामयाबी शोर मचाए। ऑलवेज यू शुड वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज़। तो ये चीज़ तो है, आपको कहीं ना कहीं अपने प्लान्स को ना तुरंत रिवील मत करो, शेयर मत करो कहीं ना कहीं, क्योंकि क्या है ना, पॉजिटिव, आप तो जा रहे हो पॉजिटिव इंटेंट के साथ, बट नेगेटिव एनर्जीज भी ना हमारे सराउंडिंग में रहती हैं, तो वो कहीं हाँ बिल्कुल 100% बिलीव क्या करते हैं, साइंस है, आप करके देखो, आपके अंदर एक चीज़ है, आप जा रहे हो यार, मैं ना, मेरे को बड़े एक्साइटेड हो, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ, गाड़ी लेने जा रहा हूँ, बता दो 4 लोगों को, ऐसी टोक टकार लग जाएगी लोगों की, आपको लगेगा अरे यार, या तो डिलीवरी लेट हो जाएगी, पैसे नहीं होंगे, कुछ अचानक हो जाएगा, जैसे ही लेके निकलोगे ठुक जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। तो शांत रहो ना, क्या ज़रूरत है, मतलब पहले गाना गाने की ज़रूरत क्या है, शांत रहो, शांति में अपना काम करो, दुनिया को देखने दो, आप एंजॉय करो उस चीज़ को। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, जैसे वो ठुकरा के मेरा प्यार से लोग आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, ऐसे ठुकरा के मेरा प्यार में लोग एंटरप्रेन्योर भी बनते हैं क्या? हाँ, मेरे हिसाब से बनते होंगे, मतलब मैं तो नहीं बना, खैर ठुकरा के दिल मेरे वाले। टूटना ज़रूरी है क्या किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए? मुझे लगता है कि ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इसको इस थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से, पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि ज़रूरी नहीं है दिल टूटना ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एंटरप्रेन्योर या हर बड़ा आदमी, हर बड़ा बिजनेसमैन एक ना एक बार किसी ना किसी स्थिति में अपमानित ज़रूर हुआ होगा, कहीं ना कहीं उसे अपमान का बोध आया होगा, यार कि मेरे पास ये नहीं है यार, इसने ऐसे बोल दिया, मतलब कहीं ना कहीं कुछ एक, मतलब वो किक किसी से भी मिल सकती है, लड़की छोड़ के चली गई हो, लड़का छोड़ के चला गया हो, कोई बात हुई हो, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया हो, पड़ोसी ने कुछ कह दिया हो, दोस्तों ने कुछ मजाक उड़ाया हो, कहीं ना कहीं या बॉस ने कुछ बोल दिया हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ज़रूरी हो, क्योंकि आपको उससे किक मिलती है, कारण मिलता है। तो बस उस कारण से जो गुस्सा आता है, उस गुस्से को सही दिशा में लगाना होता है, बस उस राइट एनर्जी को चैनलाइज करिए तो आप उसमें पहुंच जाओगे। लेकिन ये ठुकरा के मेरा प्यार, ये वो, मेरे हिसाब से मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी हमारे यूथ है, सुन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की शिप की तरफ बढ़ रहा है, इन फालतू की चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े। सबसे पहले तो बॉलीवुड को हटाओ अपने उससे, पिक्चरों से बिल्कुल दूर रहो, जाओ हो जाओ। इन्होंने अपना करियर बना लिया, शाहरुख सलमान, इन्होंने अपनी फिल्में दिखा दिखा के तुम लोगों को अपना करियर बना लिया, अपने 500 करोड़ के बंगले में खुद रहने, तुम्हारे को क्या मिल रहा है? तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम इनकी पिक्चरों पे तालियां मार रहे हो, 5,000 की टिकट लेके जाते हो, 1,000 रुपये का पॉपकॉर्न फूंकते हो, जंक खाते हो, रात को लेट पहुंचते हो, आते हो घर पे लेट सोते हो, सुबह घर नहीं पहुंच पाते। तुम्हें लग रहा है मैं रात रात में बन जाऊंगा सलमान खान? ऐसी बात तो नहीं। उसने अपनी इंडस्ट्री में मेहनत करी तो वो बन चुका है, अब वो बन चुका है, तुम उसी को देख के इतना महिमा मंडित कर रहे हो और चीज़ें बना रहे हो। अरे अपने आप को देख ले भाई, तेरे घर में पैसा नहीं है, तू अपने पैसा कमा, अपने पे फोकस कर, अपनी लाइफ स्किल कुछ ऐसा कर ले। तो ये 2-3 चीज़ें तो मेरे को लगता है कि लाइफ में, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत बड़ी, मतलब घातक है, और हिंदुस्तान की प्रगति के लिए भी। एक ये बार कल्चर, जो रात रात में क्लबिंग, बार, आप अंदर घुसो, धुआं, धक्कड़, स्मोकिंग इतनी है, आप AQI लेवल की कंप्लेंट करते हो, दिल्ली में 500 के पार है अब, और रोज़ रात को आप देखो डिस्क और बार के बाहर क्या लाइन लगी होती है, आप अंदर देखो सिगरेट का इतनी स्मोक, इतना गंदगी, बदबू, इतनी स्मेल, मतलब वो किस चीज़ का बेनिफिट दे रही है आपको? हेल्थ ख़राब, मेंटल पीस ख़राब, रातों रात आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर रहे हो। अरे कुछ बिल्ड कर ले भाई, कुछ बना ले,
कुछ बना ले, कुछ तगड़ा फोड़ ले, फिर कुछ कर लियो लाइफ में। कहते हैं एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है लाइफ। एंटरटेनमेंट मैडम, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये ज़रा सर एब्सोल्युटली बेवकूफ़ी है। इसमें क्या एंटरटेनमेंट है? आपको अगर एंटरटेन करना है, आपको डांस ही करना है, आप एक ओपन स्टेडियम में कॉन्सेप्ट ऐसा रखो, एक फुटबॉल का मैच रखो जहाँ पे आप खेलने जाओ। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड है, अपना हस्बैंड, आप उसके साथ कुछ ऐसा पैशनेट गेम खेलो वहाँ पे जिससे आपको पसीना बहे, आप अपनी फिटनेस पे फोकस करो, आप साइकिलिंग करने जाओ, आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करो, वहाँ पे गाने चलाने ना, गाने चला दो ओपन स्काई के अंदर, करो डांस वहाँ पे। मतलब आप उस बंद कमरे के अंदर ढिकचक ढिकचक चल रहा, पूरी गाने बॉय चल, मतलब मेरे को तो पसंद बिल्कुल नहीं आया वो कल्चर। मैं गया था, मेरे को कोई ले गया था, और ये 2-3 और मैंने वहाँ पर देखा यंग मतलब यंग बंदे बंदियाँ, मतलब कम से कम सैकड़ों लोगों की भीड़, और पैर रखने की जगह नहीं है, और धुआं इतना भयंकर, मतलब पोल्यूशन इतना ज़्यादा, और क्या चीज़ हो रहा है वो तो बिल्कुल, वो तो 1% भी किसी के फ़ायदे की चीज़ नहीं है। वो बार ओनर की ही कमा रहा है उसमें। कोल्ड ड्रिंक मिल रही है 500 रुपये की, मतलब 20-25 हज़ार रुपये की एक एंट्री चार्ज होती है, और आप क्या बना के दे रहे हो यार देश को, क्या निकाल रहे हो? देश को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है। वो तभी आएगा जब आप लाइफ में कुछ डेफिनेटली मेहनत से कुछ अचीव करना चाहोगे और कुछ काम प्रोडक्टिव करोगे। वहाँ पे आप सारा का सारा डिसप्रोडक्टिव है। अरे गाने चल रहे हैं, वही गानों पे आपने नाचना है, कहीं और नाच लो। आप पैसे खर्च रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप एनर्जी कह रहे वेस्ट हैं कर कि अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, रहे हो। लेकिन 100% लेकिन अल्कोहल से। हमारे यहाँ तो कॉर्पोरेट कल्चर का महिमा मंडन ऐसा ही होता है कि आप कहीं भी कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पर एक ग्लास ऑफ वाइन या फिर आपका ग्लास ऑफ ड्रिंक ज़रूरी है। देखिए, मैं नहीं ग्लास में, अब यहाँ पे फ़र्क है दोनों चीज़ों में। ग्लास ऑफ वाइन कभी कभार किसी ने ओकेजनली पी रहा है, दैट इज़ ओके, लेकिन स्मोकिंग की जो बात हो रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पे बार कल्चर में आप अगर डिस्क में, हैव यू बीन टू डिस्क? आई एम श्योर आप कभी तो गए होंगे। ऑफ कोर्स सब लोग जाते सब लोग जाते हैं। तो आप जाके आपको नहीं फील होता, जब द मोमेंट व्हेन यू एंटर इनसाइड द क्लब, आप नहीं देखते यार ये क्या हो रहा है, मतलब अबे चॉइस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट माहौल होता है। मैं वही कह रहा हूँ, हर किसी का अपना माहौल होता है। तो आपने जो मेरे से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा, तो एंटरप्रेन्योर को जब तक वो कुछ बिल्ड ना कर ले, जब तक कुछ बना ना ले, क्योंकि ये जो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो वो वहाँ पर जाके सिगरेट ही तो फूंक रहा है यादों में। तो भाई कुछ बिल्ड कर रोते ले। भी हैं कुछ लोग थिएटर में, ऐसे यूथ के लिए क्या कहेंगे? क्या करते हैं? कुछ लोग जो यूथ है वो रोते भी है ना थिएटर ठीक में है, वो जाके। यादें होंगी। अब थोड़ा टाइम देखो, किसी की पर्सनल लाइफ पे ऐसे तो कमेंट नहीं करना चाहिए, वो बेचारा उसको कैसे ले ले। लेकिन ठीक है, एक आध बार, 2 बार, 3 बार वो चीज़ चलती है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इन सब चीज़ों से तो बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली लाइफ में एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर हाउ मेनी बक्स डू यू हैव इन योर पॉकेट, दैट्स इट। सिंपल कहानी है बॉस। इस सच्चाई को जितना जान लोगे ना, उतना ही समझदार और जल्दी कामयाब हो जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे ओनली व्हाट मैटर हाउ मच यू हैव इन योर पॉकेट, दैट्स इट। तो यूथ को आप जीत का क्या मंत्र देते हैं? यही मंत्र देता हूँ कि पहले तो इन सब चीज़ों से बचे। नशा से तो बिल्कुल बचे। नशा पत्ती तो बिल्कुल बर्बाद है, बर्बादी का कगार। नशा तो किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, आप रात में गए, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट प्ले करते बताता हूँ मैं आपको। आप गए, आपने पी, दारू खूब पी ली, स्मोक कर लिया, तो बट ऑब्वियसली आप सुबह 5 बजे तो उठ नहीं पाएंगे। लेट नाइट आएंगे, आप 11-12 बजे उठेंगे, हैंगओवर होगा, नींबू डाला आपने, फिर आप 2-3 बजे तक तो अपने जोन में आएंगे। तब तक आधे से ज़्यादा दिन तो बीत चुका है। तब तक जिसने मेहनत करके आगे कुछ बिल्ड करना था वो तो कर चुका है। उसी दौरान, जिस दौरान आप नशे में डूबे हुए हो, उसी दौरान एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एक इन्वेस्टर को पिच दे रहा है अपनी, वो वहाँ पे फंडिंग रेज कर रहा है। उसी दौरान वो कस्टमर को प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसी दौरान वो अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा है, और तुम दारू के नशे में पड़े हुए हो, तो कौन आगे बढ़ेगा भाई? ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आप दिन की शुरुआत कर रहे हो 2 बजे, और आधा दिन उस एंटरप्रेन्योर के लिए बीत चुका है जो उठाया सुबह 4 बजे। तो लाइफ में ना ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ों को बस सिंपल करने की ज़रूरत है। हमने अपनी लाइफ को इतना क्योटिक बना लिया, इतना क्योटिक कर लिया ना। अगर आप सिंप्लिसिटी पे आ जाओ ना, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला है ना, वैसे ही हमें अपने बच्चों को उस तरीके से पालना है, सिंपल, और वैसे ही हमें रहना है। सिंपल रहो, सुबह उठना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, बेसिक कॉन्सेप्ट कोई थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट कर लोगे ना आप देख लेना आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि व्हेन यू आर फिजिकली फिट, व्हेन यू आर मेंटली फिट, तो आप काम बेटर कर पाओगे, आपका वो काम आपके रिजल्ट में डेफिनेटली दिखेगा। तो जब भी कोई भी इंसान कामयाब होता है उसकी कामयाबी को देखते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे उसकी पूरी एक टीम भी होती है, उसकी पूरी मेहनत होती है। जैसे कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। मुझे लगता है किसी की भी कामयाबी में बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी जब कहीं पर भी किसी भी संस्थान में आप काम करते हैं, जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा हैं,
क्या आप मानते हैं कि वाकई उनको वो इज्जत या फिर उनको जो रिगार्ड मिलना चाहिए वो मिलता है? मिलना चाहिए। पहली बात, बड़ी इसकी बड़ी सरलता से शुरुआत करता हूँ सवाल के जवाब की, कि बिल्कुल सही बात बोली आपने कि अकेला चना तो बाहर नहीं फोड़ सकता। और अकेला व्यक्ति, क्योंकि क्या है कि जब वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पर है तो उसे यू नो पाँचों 5-7 लोग ऐसे चाहिए जो उसकी कोर टीम का हिस्सा हो। ठीक है, आप 50 लोग नहीं बना सकते, पर आप 5 लोगों पे काम करो। 5 लोग आप अपने ऐसे कोर टीम में बनाओ जो आपकी तरह सोचते हो, जो आपके विजन के साथ अलाइंड हो, जो सपना आपने देखा है उस सपने में वो अपना विश्वास रखते हो। तो वो उसी तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अमर भैया ने बहुत अच्छा समझाया था कि अगर आप एक बारी गाड़ी से जा रहे हैं और सामने एक ईंट रखी है, सामने एक ईंट रखी है, तो ईंट रखी है, ठीक है, गाड़ी आप उस पर लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर वो ही ईंट का पूरा चट्टा लगा हुआ है, 2 ईंट, 3 ईंट, 5 ईंट, 10 ईंट, पूरा बड़ा लगा हुआ है, तो आप गाड़ी को इस तरीके से साइड से निकालेंगे कि भाई साहब स्क्रैच ना आ जाए। गाड़ी तो छोड़ो, ट्रक वाला भी साइड से नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे जब संगठन आ गया तो ईंटों की वो शक्ति हो गई, मतलब वो सारी टीम वर्क की स्ट्रेंथ हो गई, तो फिर उस तरीके से आपके रिजल्ट में भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। और कहीं ना कहीं टीम को क्रेडिट देने की भी बहुत ज़रूरत है। अगर आपने बोला कि उनको वो क्रेडिट नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं, तो फिर अगर वो नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं, फिर वो अपना कुछ बना लेते हैं, तो उसको उसका रीज़न मिल गया, किक मिल गई उसको वहाँ से स्टार्ट करने की। तो ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि जितनी भी कंपनीज बिल्ड हुई हैं बड़े बड़े आज की डेट में, आईपीओ तक आए हैं, आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, तो सब कोई, हर कोई टीम की रिस्पेक्ट करता है। और आज वो ज़माना रहा नहीं है एकला चलो वाला। आज का ज़माना एक्विजिशंस और मर्जर का है, कोलैबोरेशन का है। आप एक इंस्टाग्राम पे छोटी सी रील बनाते हो यार, वो भी आप 4 लोगों में कोलैब भेजते हो ताकि वो कोलैब कर ले, तो भाई दोनों आपस में, तो एवरीबडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल, एंड हर लोग इस जर्नी में एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थिंग्स आर मूविंग ऑन अ राइट ट्रैक। आप एम्प्लॉय भी रहे हैं, आप एम्प्लॉयर भी हैं, तो ये इन दोनों का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दोनों को एक दूसरे के साथ कैसे डील करना चाहिए? आई थिंक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप शुड गो लाइक हैंड इन ग्लव्स की तरह चलता है ये। और क्यों ना, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉयर पहले एम्प्लॉय रह चुका है तो उसको उसके दर्द के बारे में मालूम है कि भाई ये कहाँ पर परेशान हो सकता है। घर का रेंट, ईएमआई, गाड़ी की किस्त, मोबाइल, ये सब के खर्चे टाइम पर पे करना ज़रूरी है। तो उस एम्प्लॉयर को वो दर्द है, जो जैसे कि मुझे है कि मुझे पता है यार अब सैलरी का टाइम आ रहा है, ठीक है, मैं 1 तारीख को 5 तारीख को नहीं कर पा रहा, मुझे 10 को सैलरी करनी है, तो मैं कहीं से भी फंड का जुगाड़ करूँ। ठीक है, क्लाइंट ने पेमेंट नहीं करी, क्लाइंट पेमेंट करेगा तो उससे सैलरी होती नहीं होता तो लोन लो भाई, कुछ भी करो, बट यू हैव टू पे योर पीपल ऑन टाइम एटलीस्ट। तो क्या है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं चीज़ें इस तरीके से आपको वो रिलेशनशिप या वो कॉन्फिडेंस अपनी टीम में दिखाना चाहिए। आपको उनकी टेक केयर को ध्यान रखना है, सिंपल। आप उनकी नीड्स का ध्यान रख लो, वो आपके ब्रांड का ध्यान रख लेंगे। अच्छा, क्योंकि आप इंटीरियर का जो ये क्षेत्र है इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है और इसी से आप जुड़े हुए हैं, तो आप जब भी कोई इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें दिमाग में क्या रहता है, किस तरीके से उसको पूरा डिज़ाइन किया जाता है? क्योंकि ये भी एक पूरी साइकोलॉजी है, आपको लोगों को कैप्चर करना है, कैप्चर एज इन कि आप वो आपके पास आए, वहाँ पर टिके और वो एम्बियंस उनको इतना अच्छा लगे कि वहाँ से वो खाली हाथ निकले ना। तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी आई गेस। करेक्ट, एब्सोल्युटली, यू आर राइट, बैंग राइट ऑन दिस। सो क्या होता है कि आप इसको ऐसे देखिए कि लोग इंटीरियर डिज़ाइन जनरली समझ लेते हैं रेजिडेंशियल इंटीरियर, जैसे बेड, सोफ़ा, होम इंटीरियर, समथिंग लाइक दैट। हम लोग उसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव, एक लेवल और डीप जाके डिफरेंट तरीके से क्या चीज़ करते हैं कि रेजिडेंशियल तो है ही है, बट आप अब घर में तो आप रह ही रही हैं, चाहे आप फ्लैट में हो, चाहे विला में हो, कहीं पर भी हो, अपार्टमेंट में हो, तो वो एक आपके घर का इंटीरियर है। बट आप कहाँ जाती हैं? ऑफिस। अब इंटीरियर का जो विस्तार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? आप समझो, आप अपने घर से निकले, कहाँ गए? ऑफिस गए, तो ऑफिस में भी इंटीरियर चाहिए, वाइब, जैसे लोग वाइब कहते हैं। वाइब कहते हैं। ठीक है, आप डेट पे गए, रेस्टोरेंट गए खाना खाने, वहाँ पर भी आप देखते हो इंटीरियर है। अभी हम डेस्क और क्लब की बात कर रहे थे, चलो ठीक है, तो डेस्क भी चाहे जितना मर्जी जैसा मर्जी अंधेरा रखते हैं, लेकिन वो भी इंटीरियर पे बहुत खर्चते हैं। अच्छा, आप होटल में गए, कहीं स्टे किया आपने, तो वहाँ पे इंटीरियर चाहिए। सारे लग्जरी 5 स्टार होटल्स क्या इंटीरियर तो है, एम्बियंस तो दे रहा है वो इसी आपको, बात का पैसा है। इसी बात का पैसा है। आप ट्रैवल करने फ़्लाइट से जाते हैं, एयरपोर्ट पे आप गए, वहाँ लाउंज में वेट करते हैं, तो वहाँ पर भी इंटीरियर है। आजकल तो स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, आप कहीं पर जाओ बच्चे का एडमिशन कराना, तो सारे स्कूल लग्जरी लेवल के स्कूल बने हुए हैं, तो सब जगह इंटीरियर है। आजकल तो हॉस्पिटल्स 5 स्टार कैटेगरी के हैं, तो क्या है वहाँ पे? सब इंटीरियर तो है ही है, हर जगह पे है। अब इसको डिकोड करता हूँ, हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट फोटे है, हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल है। हम लोगों ने रिटेल को बहुत ज़्यादा अनलीश कर लिया। रिटेल इन द सेंस, यू गो टू एनी शॉपिंग मॉल,
you see all branded outlets there. You see brand like Gucci, Marks and Spencer. ज़रूर आपने भी कोई ना कोई कभी प्रोडक्ट खरीदा ही होगा, डेफिनेटली लिया होगा. तो वो you go to those stores, you buy your product and then you come out, you pay the bill, you come out. But people generally don't think that way कि यार ये बनाया किसने होगा. आप मॉल में घूम रहे हो, DLF के मॉल में, आपको दिख रहा है अच्छा ये शोरूम है, ये है, ये मेरा पैरल है, ये ज्वेलरी है, ये लॉन्जरीज हैं, ये शूज़ हैं, ये स्पेक, मतलब हर चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल है. बट वी डोंट थिंक दैट वे कि यार कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई डिज़ाइनर होगा जिसने इस स्टोर को बनाया होगा. हम जाते हैं, मर्चेंडाइज उठाते हैं और बाहर आ जाते हैं. पर हम ये नहीं सोचते यार कि जिस चीज़ के ऊपर ये पड़ा है उसको नेस्टिंग टेबल बोलते हैं, ये पीछे कुटोर है, ये बैकड्रॉप में बैक वॉल है, ये फ्रंट काउंटर है, बिलिंग काउंटर, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं. और आप, हमारा ये फोकस रहता है कि आप एंटरप्रेन्योर हो, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपने काम पे करो, फोकस करो. आपके ब्रांड को बनाना, आपकी कोई शॉप खोलनी है, इंटीरियर करना है, घर बनाना है, या फिर आपके लिए ऑफिस बनाना है, वो ब्रांड कैटल विल टेक केयर ऑफ दैट. तो उस पर सोचते, जो आपका सवाल था कि सोचते किस लेवल पे है, तो हर इंटीरियर, हर प्रोजेक्ट कुछ कहता है और हर प्रोजेक्ट अपने आप में डिफरेंट है. आपका पैरल का ब्रांड है तो उसको उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा. आपका अगर कोई लॉन्जरी ब्रांड है, आपको उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा. आपका कोई फूड एंड बेवरेज रेस्टोरेंट है तो उसको उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा. यानी ज्वेलरी ब्रांड है तो ज्वेलरी के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा. तो अगर आज की डेट में गोल्ड कितना महंगा हो गया, 1.5-1.25 लाख रुपए, 1,31,000 तक पे पहुंच गया. तो क्या है कि अब ज्वेलर्स, लॉट ऑफ ज्वेलर्स आर कमिंग अप विद न्यू स्टोर्स. देन स्पेशली लैब ग्रोन डायमंड इज़ नाउ इन ट्रेंड. सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर इज़ न्यू गोल्ड दीज डेज, तो वो एक ट्रेंड में है. तो उसके स्टोर्स खुल रहे हैं. तो क्या है कि हर स्टोर कुछ कहता है, हर शोरूम कुछ कहता है. तो वो क्या कहता है वो हमें पहले ही सोच लेना है और अपने डिज़ाइन के थ्रू पब्लिक को ये बताना है कि ये कहता है, आओ. ब्रांडिंग की बात आ गई, तो जब आप खुद के लिए काम शुरू कर रहे हैं तो उसकी ब्रांडिंग किस तरीके से करनी चाहिए? क्योंकि आजकल तो दौर सोशल मीडिया का है, आजकल लोग AI का यूज़ करते हैं, फिर आजकल सब लोग सेलिब्रिटी हैं. मतलब आजकल वो दौर नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग सेलिब्रिटी हैं. आज जो सोशल मीडिया पे है वो हर इंसान सेलिब्रिटी है. इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि देखिए AI ज़रूर बहुत हेल्प कर रहा है लोगों की चीज़ों में, चीज़ों को आसान कर रहा है. बट मेरा मानना ये है, आई डोंट नो, मे बी मोस्ट ऑफ पीपल विल नॉट अग्री विद मी. मुझे नहीं लगता कि AI ना कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चीज़ों पर डालने वाला है. बिकॉज हिंदुस्तान आज भी वैल्यू फॉर मनी सेंसिटिव मार्केट है. अच्छा ठीक है, अब AI है, सब आपको ही मालूम है. आप कोई भी वीडियो देखते हो, ठीक है, AI जनरेटेड आ गया, उसने उस कंटेंट क्रिएटर के काम को आसान कर दिया. बट एज एन ऑडियंस जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है यार ये AI है. तो ये ठीक है यार, ओके है. मतलब वो ट्रेंड आया, चला था, एक बड़ा सा पिज़्ज़ा आ गया, इतना बड़ा 500 फुट का, फिर उसको लेके लोग खा रहे हैं, पिज़्ज़ा की ऐड है. मतलब ठीक है यार, AI है, मतलब इट्स सो व्हाट कॉमन, कुछ नहीं है. लोग देख रहे हैं, हवा है भाई, वो वेव है, अभी मतलब आया है, ट्रेंड में है, लोग इन्जॉय कर रहे हैं. बट जो रियल ब्रिक एंड मोर्टार बिजनेस है, जो रियल ब्रिक एंड मोर्टार, मतलब आप ऑनलाइन जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो, आप जो मर्जी ऑनलाइन मंगा लो, आप चाहे ज्वेलरी भी ऑनलाइन मंगा लो, लेकिन जब आप मॉल में जाके खुद कपड़े को देख कर, फैब्रिक को फिट करके ट्राई नहीं करते हो तो आपको फील नहीं आता है. तो इंडिया में ऑनलाइन जिस स्टेज पे बढ़ रहा है, अच्छी बात है. ऑफलाइन बिजनेस कभी मरेगा नहीं, ऑफलाइन भी उसी स्पीड से जाएगा, बल्कि और ज़्यादा स्पीड से जाएगा. बिकॉज वी इंडियंस जनरली बिलीव इन टच एंड फील. हम इमोशनल लोग हैं, हम चीज़ें बड़े तरीके से परखते हैं, ठोक विचार करके लेने वाले व्यक्ति हैं. वरना दोनों का अपना चीज़ है, ठीक है. बिल्कुल वैसे, चाहे कितना ही सोशल मीडिया हो, चाहे कितना ही TV मीडिया हो, लेकिन जो मज़ा अखबार में खबर पढ़ने का है कि नहीं है, बताओ. अब आज क्या अखबार बंद थोड़ी हो सोशल गए? मीडिया पे ना, वो अखबार अब बंद थोड़ी हो गए, जितना मर्जी है वो सब चीज़ें बंद थोड़ी हो गई. ठीक है, अपना अपना एक प्रेजेंस है. सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया तो ठीक है, सोशल मीडिया इज़ ओके. बट AI क्या है ना, AI बिल्कुल ही नकली सा बना देता है. मतलब ठीक है, ओरिजिनल बना दिया, वो दिख रहा है AI है, वो मज़ा ही नहीं आ रहा है. मतलब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है, एक ये बनाया, फिर ये एंगल आया, अब ये दिख रहा है मुझे एज एन ऑडियंस मुझे दिख रहा है कि यार मेरे पेज पर ये AI मॉडल को यूज़ करके इस चीज़ के बारे में बताया गया है.
तो वो मेरे को नहीं अपील दे रहा है भाई, वो नहीं अपील देगा, आपको भी नहीं देगा। मतलब एआई मोड रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, एक नहीं हो helpful, सकता, डेफिनेटली नहीं हो हम ये सकता। कह सकते हैं कि वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो उसे हेल्प उसको कर रहा सपोर्ट है, सिस्टम वो के एक तौर टूल पे है, लेना चाहिए। वो एक टूल है, हाँ वो एक टूल है जो आपके काम को आसान ज़रूर कर दे रहा है, बट वो मुझे नहीं लगता कि वो ह्यूमन को रिप्लेस ही कर देगा बिल्कुल। पॉडकास्ट खत्म करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आ गया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज हर बच्चा, हर पेरेंट्स, उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पे मेरा बच्चा स्टार बन जाएगा या हम खुद स्टार बन जाएंगे, मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ भविष्य नहीं है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा गलत दिशा में लोग जा रहे हैं और उनको सच में काम के बारे में सोचना चाहिए? आने वाला समय, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, अगर आप कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। बिल्कुल सही बात है। इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब सोशल मीडिया ठीक है एक टाइम तक है, आपकी स्क्रीन टाइम आपकी सक्सेस टाइम को डिसाइड कर रही है आज की डेट में। आप कितना टाइम स्क्रीन पे बिताते हो, मतलब वो जो बना रहे हैं वो कंटेंट कंज्यूम आपसे करवा रहे हैं, तो आप कंज्यूमरिज्म और उपभोक्तावाद के शिकार हो रहे हो। मैंने वही जो बात पहले बोली कि अपने ऊपर फोकस करो, जिस फील्ड में आपने मेहनत करी है, चाहे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है आपने स्पोर्ट्स अच्छा खेला हो, आपने म्यूज़िक अच्छा किया हो, डांस अच्छे करे हो, कुछ भी आपने एक बेटर चीज़ करी हो, तो आप उसके ऊपर काम करो। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई हो, खेल हो, बिजनेस हो, काम हो, नौकरी हो, मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर चीज़ों पे काम किया। आप भी पहले एंकर थी, आपने बहुत चीज़ें देखी, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपने उस पर काम करके फिर वो वीडियोस बनाना उसी अंदाज में बनाना शुरू किया, लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, आपको आगे बढ़ाया। तो उसी तरीके से हर कोई अपनी जर्नी से आता है। जो जिसने पीछे कर रखा है, सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि हाँ सोशल मीडिया पे अब मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, उसने इतना पैसा कमा लिया तो मैं भी बन जाऊँगा, ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज और फास्ट मूवर एडवांटेज एक लेवल पे वो वर्क करता है, बट कहीं ना कहीं आपको कुछ वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू क्रिएट करो ताकि लोग अप्रिशिएट करें। फाइनली कुछ मंत्रा देना चाहेंगे यूथ को, आने वाली जनरेशन को? आने वाली जनरेशन को यही मंत्र देना चाहूँगा कि भाई बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज, बोल्ड, ब्रेव, करेजियस समथिंग जो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है और यूथ बहुत समझदार है हमारा देश। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अब तक जो लोग इस पॉडकास्ट में हमारे साथ यहाँ तक रुके हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिली है जो आपकी लाइफ का एक बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। नमस्कार।